चलो स्टूडेंट्स, तो अब हम हमारे क्वेश्चन नंबर 5 के साथ स्टार्ट करते हैं नया सेशन। तो देखिए, पिछले के जितने भी 4 क्वेश्चन पेपर हमारे डिस्कस्ड हो चुके हैं, उससे आपको इस क्वेश्चन पेपर में थोड़ा डिफरेंस वैरायटी मिलेगी। क्यों? क्योंकि हमें हर एस्पेक्ट कवर करना है। फिजिकल केमिस्ट्री है यानी न्यूमेरिकल आएगा, इस बात की 100% गारंटी नहीं। तो हमें इस बार कंसेप्चुअल लेवल पे भी फिजिकल केमिस्ट्री देखने को मिलेगी। ठीक है, तो चलो पहले क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट डिफेक्ट्स आर शोन बाय AgBr सॉलिड क्रिस्टल। तो बेटा AgBr सॉलिड क्रिस्टल के लिए जो एग्जाम्पल रहते थे वो दोनों के केस में आता था। कौन से केस में? हाँ, स्कॉटकी डिफेक्ट में भी आता था और फ्रिंकल्स डिफेक्ट में भी आता था। बेटा एग्जाम्पल्स को उस पार्ट पे बहुत अच्छी तरह से रिवाइज होना ही होना चाहिए। तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1 and 2 बोथ। AgBr shows both Schottky defect as well as Frenkel's defect। Schottky defect तो पता है ना, सेम नंबर ऑफ कैटायन और एनायंस मिस रहते हैं लैटिस पॉइंट से, तो उसको Schottky बोलते हैं। फ्रिंकल में क्या होता है बेटा, हमारे पास मेरा कैटायन अपनी पोजीशन छोड़ के अगर इंटरस्टिशियल साइड पे चला जाए तो उसे मैं फ्रिंकल्स डिफेक्ट बोलता हूं। डन, आगे बढ़ते हैं। द परसेंटेज ऑफ एम्प्टी स्पेस इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट। तो हमने ऑलरेडी पहले के पेपर्स में इस चीज को डिस्कस कर रखा है कि पैकिंग फ्रैक्शन 4/3 पाई r³ इंटू z अपॉन a³ होता है। अब हर बार हम वैल्यू को डिराइव करने के तरीके से भागेंगे। कुछ वैल्यूज हमें पता होनी चाहिए, तो ये उसका एक पैरामीटर है कि सर अगर मुझे BCC आए तो BCC का जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है वो 68% होती है। यानी BCC के लैटिस में एटम्स जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं वो 68% है। तो यानी उसमें जो वॉइड प्रेजेंट होगा वो रिमेनिंग परसेंटेज दैट इज 32% के बराबर होगा। डन। तो इस पार्ट में हमें यही पूछा है, परसेंटेज ऑफ एम्प्टी स्पेस। देखो बोर्ड वाले बहुत समझदार है, उन्होंने BCC दिया ना तो बच्चा ये 68% देख के अरे सर 68 दिख गया, अरे वाह मजा आ गया, और क्या चाहिए। बस वहीं पर ही मिलने वाली चीज भी मिलते मिलते बहुत दूर हो जाती है। तो पूरा क्वेश्चन पढ़ने की हमेशा से प्रैक्टिस रखिए। आप लोग फील भी कर पाते होंगे कभी कभी क्वेश्चन में MCQ में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट में आप करेक्ट को मार्क कर देते हैं। तो थोड़ा सा रीडिंग में भी हैबिट डालिए कि आप प्रॉपर ओरिएंटेशन में क्वेश्चन की रीडिंग करें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते बेटा। वन ऑफ द रीजन ऑफ द फ्लेम टेस्ट ऑफ मेटल सॉल्ट्स इज। तो फ्लेम टेस्ट, अब देखिए ये डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं, यहां पे हमें हमारे कंसेप्ट को इन्वॉल्व करना है। तो आपको याद है हमने पहले के पेपर्स में एक डिफेक्ट के बारे में डिस्कस किया था, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, जिसमें हमने F सेंटर के बारे में डिस्कस किया था। हाँ बिल्कुल सही। एनायनिक साइट, एनायन अपना साइट छोड़ के आउटर क्रिस्टल में जाता था, एम्प्टी स्पेस पे इलेक्ट्रॉन आता था, तो वो जो इलेक्ट्रॉन है वो विजिबल स्पेक्ट्रम से लाइट एब्जॉर्ब करके कलर रिफ्लेक्ट करता था। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है बट इनडायरेक्टली उस कंसेप्ट पे रिलेटेड है। वो जो स्पेस में इलेक्ट्रॉन बैठा रहता था उसी सेंटर को क्या बोलते थे? F सेंटर। तो हमारे पास किस रीजन से, वन ऑफ द रीजन ऑफ द फ्लेम टेस्ट ऑफ मेटल सॉल्ट इज क्या है बेटा? मेटल एक्सेस डिफेक्ट। अब देखो ये NCERT में लाइन उन्होंने कैसे दी है कि LiCl अगर होगा उसको विजिबल स्पेक्ट्रम में देखें तो पिंक कलर रिफ्लेक्ट करेगा, वहीं पे अगर मैं NaCl को देखूंगा बेटा तो वो येलो कलर रिफ्लेक्ट करेगा, और KCl को देखूंगा तो वॉयलेट कलर रिफ्लेक्ट करेगा। तो है ये सॉलिड स्टेट का ही, पर बहुत सारे बच्चे इस बात पे कंसेप्चुअली सर फिजिकल है ना यानी गिनने का ही आएगा। नहीं बेटा ऐसा नहीं, वो आप तो और मैं और किसी के हाथ में पेपर बनाना तो नहीं, जो बना रहे हैं वो हर डायमेंशन में बच्चों को ट्रिगर आउट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमें इस चीज़ का कंसेप्ट समझना है कि क्वेश्चन मांग क्या रहा है, किस पार्ट से आने वाला है, और हम उसे किस तरीके से आंसर करेंगे। ये बात क्लियर है? चलो आगे बढ़ते। क्रिस्टल सॉलिड हैज X atoms and Y atoms. X atom shows CCP structure and Y atom shows occupied tetrahedral voids। यानी हमारा जो लैटिस है वो दो एटम से मिलके बना है, X एंड Y। जो X एटम्स हैं बेटा वो CCP पे लाइंड है, तो CCP मतलब FCC, तो CCP पे लैटिस पॉइंट्स पे रहते हैं तो नंबर ऑफ एटम्स 4 रहते हैं।
और मुझे पता है टेट्राहेड्रल वॉइड्स का डायरेक्ट रेशियो होता है 2:2 into n, तो 2 into n यानी टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने प्रेजेंट होंगे बेटा 8। अब बोला गया है डायगोनल एटम्स आर रिमूव फ्रॉम द क्रिस्टल सॉलिड्स, गिव मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ क्रिस्टल। तो लेट से अगर हम 2 मिनट के लिए इस फोटो को इमेजिन करते तो उसने बोला है कि जितने भी एटम्स डायगोनली लाई कर रहे हैं, एक डायगोनल को मैंने उड़ा दिया सर, तो अब एक डायगोनल के अलॉन्ग मैं एटम्स को रिमूव करूंगा तो 2 एटम्स तो कॉर्नर के गए, बिल्कुल गए, और टेट्राहेड्रल वॉइड्स टीवी वॉइड्स चारों बॉडी डायगोनल पे प्रेजेंट रहता है, चारों बॉडी डायगोनल पे प्रेजेंट रहता है। दैट मीन्स हर बॉडी डायगोनल पे बेटा, बॉडी डायगोनल का मतलब होता है अगर आप अपने रूम को एक परफेक्ट क्यूब मानोगे तो रूम के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर के बीच का जो डायगोनल बनता है उसे बॉडी डायगोनल बोलते हैं। दीवार के अलॉन्ग जो डायगोनल बनता है उसे फेस डायगोनल बोला जाता है। तो यानी हर बॉडी डायगोनल पे 2 वॉइड्स रहते हैं। कौन से वॉइड्स? टेट्राहेड्रल वॉइड, तो वो भी यहाँ पे कहीं प्रेजेंट रहते, वो भी चले गए। यानी फॉर्मूला बनाना है तो मुझे पता है कि फेस एटम्स तो बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हुए, कॉर्नर के 2 एटम्स रिमूव हुए, तो x के फॉर्मूले में 3 भी रहेगा, प्लस कॉर्नर का क्या कंट्रीब्यूशन, अब कंप्लीटली 1 आएगा? बिल्कुल नहीं। कॉर्नर्स का कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? 6 एटम्स, और हर कॉर्नर एटम का कंट्रीब्यूशन 1/8। डन। y के लिए वैल्यू 8 ऑक्टाहेड्रल एटम्स प्रेजेंट ही नहीं है। ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स पे जो एटम्स प्रेजेंट रहते हैं ऑक्टाहेड्रल एटम्स भी बोल सकते हैं हम उनको। तो y की वैल्यू 6 हो जाएगी, क्योंकि बॉडी डायगोनल को रिमूव करा तो 2 एटम्स निकले। तो अब हम थोड़ा सा इसमें प्यारा सा मैथ्स लगाएंगे, 3 को कॉमन ले लेंगे, 1 + 2/8 हो जाएगा, और यहाँ y 6 हो जाएगा, 3 1 जा 3 हो जाएगा, और 3 2 जा 6। अब मैं एलसीएम लूंगा बेटा, तो एलसीएम लेने पे आएगा x की वैल्यू 1, 8 + 2/8, और यहाँ हो जाएगा y2। फिर फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो x 10 और 8 और y2, फिर 2 1 जा 2 और 2 5 जा, और 8 उधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x5 y8। फॉर्मूला क्या बन गया बेटा? x5 y8। तो क्रिस्टल का जो फॉर्मूला आपको देखने को मिलेगा x5 y8। क्या इसमें से कोई भी ऑप्शन दिया है? नहीं दिया है। तो इस केस में हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दिस, बट द फॉर्मूला ऑफ द क्रिस्टल विल बी x5 y8। ठीक है, इसे नोट कर लेना। ऐसे टाइप का एक क्वेश्चन तो पक्का एमसीक्यू में आएगा, इसीलिए हर पेपर में रिपीटेडली इसको मैं फॉलो कर रहा हूँ। आपको नए नए तरीके से आ रहा है, थोड़ा सा ये ज़्यादा दिमाग लगाने वाला हो गया, आने वाले पेपरों में और अच्छा मिलेगा। तो ऐसे टाइप का क्वेश्चंस तो आएगा ही आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एट इक्विलिब्रियम द रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ सॉलिड सॉल्यूट इन अ वोलेटाइल सॉल्वेंट इज। तो हमें पता होना चाहिए डिसोल्यूशन मतलब एक सॉलिड सॉल्यूट जब वाटर में डिसॉल्व हो रहा होता है तो एक रिवर्सिबल प्रोसेस हो रहा होता है। कोई ये एस मतलब सॉल्यूट नहीं है बेटा, उसका स्टेट है सॉलिड। जब वो डिसॉल्व हो रहा होता है तो लिक्विड स्टेट में जा रहा होता है, तो उसी टाइम पे एक दूसरा प्रोसेस हो रहा होता है क्रिस्टलाइजेशन। तो लिक्विड से वो कौन से स्टेट में कन्वर्ट हो रहा होता है बेटा? सॉलिड। तो ये दोनों प्रोसेस इक्विलिब्रियम पे रहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट होता है कि कोई भी चीज इक्विलिब्रियम पे रहती है, दैट मीन्स रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अब उसने बोला है कि एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ डिसोल्यूशन मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन किसके बराबर होगा? तो बैकवर्ड रिएक्शन क्रिस्टलाइजेशन को इंडिकेट कर रहा है। और जब उसने इक्विलिब्रियम पे बोला है, इक्विलिब्रियम पे मेंशन किया है, तो हम बोलेंगे इज इक्वल टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। डन? समझ आया बेटा? फिजिकल केमिस्ट्री है पर न्यूमेरिकल नहीं है। क्यों सर? पेटेंट थोड़ी ना आया है कि फिजिकल केमिस्ट्री में से सिर्फ न्यूमेरिकल ही आएगा, कंसेप्ट्स आएंगे, ऐसे कंसेप्ट्स आएंगे। ये S डजंट स्टैंड्स फॉर सॉल्यूट, S स्टैंड्स फॉर इट स्टेट। कौन से स्टेट में वो एग्जिस्ट कर रहा है बेटा? सॉलिड। जब वो डिसॉल्व हुआ तो कौन से स्टेट में गया? लिक्विड। तो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है डिसोल्यूशन, लिक्विड से सॉलिड क्रिस्टलाइजेशन। जब इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। दैट मीन्स जो भी रेट ऑफ डिसोल्यूशन रहेगा वो इक्वल टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होगा। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बिलो मार्क द करेक्ट
इंफॉर्मेशन। डन। तो अब हम देखते हैं इन ब्रोमोइथेन एंड क्लोरोइथेन मिक्सचर इंट्रामोलिकुलर इंट्रैक्शन AA एंड BB टाइप आर नियरली सेम एज AB टाइप। तो आपको याद है राउल्ट्स का लॉ? क्या राउल्ट्स का लॉ किसी भी सॉल्यूशन पे एप्लीकेबल होता था बेटा? नहीं। राउल्ट्स का लॉ किस पे एप्लीकेबल होता था? ओनली एंड ओनली फॉर आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती थी? AA इंट्रैक्शन और BB इंट्रैक्शन शुड बी नियरली सेम टू AB इंट्रैक्शन। ओके। अब उनके एग्जाम्पल क्या होते थे? ब्रोमोइथेन एंड क्लोरोइथेन। तो एक बात तो पढ़ने से ही समझ आ गई कि फर्स्ट वाले केस में कैसे टाइप का सॉल्यूशन बन रहा होगा? आइडियल सॉल्यूशन बन रहा होगा। ये बात क्लियर है? आगे बढ़ते। इन इथेनॉल एंड एसीटोन मिक्सचर AA और BB टाइप इंटरमोलिकुलर आर स्ट्रॉन्गर देन दैट ऑफ AB इंट्रैक्शन। बेटा ये बात एकदम उल्टी है, नेगेटिव डेविएशन की बात है, बट एग्जांपल उल्टा दिया है। इन क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन मिक्सचर AA एंड BB इंटरमोलिकुलर इंट्रैक्शन आर वीकर देन AB टाइप। बेटा ये भी एकदम उल्टा है, क्योंकि हमें पता है जो सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन नहीं होते वो दो और केस दिखाते हैं, या तो वो पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे या तो वो क्या शो करेंगे? नेगेटिव डेविएशन। बने रहो बेटा, ध्यान दो यहाँ पे, हर बार फिजिकल केमिस्ट्री आपको न्यूमेरिकल दे इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये कंसेप्ट डेवलप कर रहे हैं हम लोग, ये बात का आइडिया रखना ही रखना है हमें। तो जब सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन रहता है तो वो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है, तो यानी उस केस में ये राउल्ट्स लॉ आइडियल सॉल्यूशन का फॉलो कर रहा है जब सारे इंटरेक्शंस एक बराबर। ठीक है। अब पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है बेटा? AB इंटरेक्शन जो रहता है वो वीकर रहता है कंपेयर टू AA और BB इंटरेक्शन। दिस इज द केस फॉर पॉजिटिव डेविएशन। बस एकदम इसका रिवर्स हो जाता है नेगेटिव डेविएशन में कि AB इंटरेक्शन ज्यादा रहता है कंपेयर टू AA और BB इंटरेक्शन। सो अब हम यहाँ पे सारी थ्योरी समझ लिए, अब हम एक एक करके सिस्टमैटिकली देखते। इथेनॉल एंड एसीटोन मिक्सचर AA और BB टाइप इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन आर स्ट्रॉन्गर देन AB टाइप। एकदम सही बात है। इथेनॉल और एसीटोन पॉजिटिव डेविएशन का ही एग्जाम्पल है। नेक्स्ट केस, क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन मिक्सचर AB टाइप इंटरेक्शंस आर वीकर देन AB टाइप इंटरेक्शन, वो भी एकदम सही बात है। ये वाला किस केस का एग्जाम्पल हो गया बेटा? ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन किससे? राउल्ट्स लॉ से। तो हम हमारे ऑप्शंस को देखते हैं। सॉल्यूशन 2 एंड 3 विल फॉलो राउल्ट्स लॉ? बिल्कुल नहीं, ये तो नेगेटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन का केस है। नेक्स्ट, सॉल्यूशन 1 विल फॉलो राउल्ट्स लॉ, ये एकदम सही बात है। सॉल्यूशन 2 विल शो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, वो डेविएट तो हो रहा है बट पॉजिटिवली डेविएट हो रहा है, तो ये भी केस गलत है। और लेटर पार्ट में उसने थर्ड सॉल्यूशन को पॉजिटिव डेविएशन बोला है, डेविएट तो हो रहा है बट कौन सा डेविएशन है? नेगेटिव डेविएशन। तो बहुत काम की थ्योरी है, तो इसको पक्के तौर से आपको करना है, और एग्जाम्पल्स का सेट भी आपको हमेशा याद रहना ही चाहिए। ये बात क्लियर है बेटा? चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया इज 500 नैनोमीटर था एट 283 Kelvin. If the temperature is maintained at 298 Kelvin, then on how much dilution मतलब हम बाहर से कितना वाटर ऐड करें, so that osmotic pressure will be 105.3 mm. Okay, so let's say osmotic pressure का फॉर्मूला pi is equals to ICRT यूज करने की आदत डाल। I stands for Venthoff factor, बट क्योंकि यूरिया दिया है तो I की वैल्यू इस केस में कितनी रहेगी? 1। तो मैं फर्स्ट केस में pi1 इज इक्वल्स टू CRT1 लिख देता हूं। सेकेंड केस में pi2 इज इक्वल्स टू C1, ये C2 RT2 लिख देता हूं। अब मैं दोनों को डिवाइड करता हूं तो मेरे पास R और R एलिमिनेट हो गया। जब मैं 283 केल्विन पे था तो वो T1 टेम्परेचर था और तब ऑस्मोटिक प्रेशर 500 था, तो मैं इसको सब्स्टिट्यूट करूंगा तो 500 इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन इज व्हाट बेटा? मोल्स अपॉन वॉल्यूम। उसने डाइल्यूशन करने को बोला है, तो डाइल्यूशन में हम बाहर से सॉल्वेंट ऐड करते हैं, यानी मोल्स ऑफ सॉल्यूट का अमाउंट तो सेम ही रहेगा दोनों कंडीशंस में। जो भी चेंज आया है वो ड्यू टू द वॉल्यूम चेंज इन सॉल्वेंट। तो मैं मोल्स अपॉन वॉल्यूम, तो दिस इज V1 वॉल्यूम इनटू टेम्परेचर इज 283,
डिवाइडेड बाई, अगर मैं π2 की बात करूंगा तो ये 105 इज इक्वल टू मोल्स अपॉन V2 इंटू 298 केल्विन। अब मोल्स एंड मोल्स सेम ही रहे, क्योंकि मैंने अभी वापस रिपीट किया कि मैं जो भी चेंज कर रहा हूं ऑस्मोटिक प्रेशर पे, दैट इज ड्यू टू चेंज इन वॉल्यूम। तो अगर हम इसका रेशियो निकालेंगे तो V2 बाई V1 विल अप्रोक्सीमेटली कम आउट टू बी 5, यानी मेरे को कितने टाइम्स डाइल्यूट करना पड़ेगा, 5 टाइम्स डाइल्यूट करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, इसको कैलकुलेटिवली देख लेना, 5 टाइम्स ही आंसर आने वाला है। डन। कंसेप्ट समझो बेटा, पाई इज इक्वल टू ICRT हुआ, उसने बोला मुझे बाहर से डाइल्यूट किया है सॉल्यूशन को, यानी मोल्स तो सेम रहे, जो भी चेंज हुआ है वो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में हुआ है, और कंसंट्रेशन जो रहता है वो मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो मैं दोनों कंडीशंस में मोल्स को एलिमिनेट कर दूंगा और V1 V2 का डायरेक्ट रिलेशन आएगा, कैलकुलेट करेंगे तो 5 टाइम्स आ जाएगा। डन। आगे बढ़ते नेक्स्ट। सॉल्यूशन हैज हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। तो देखो हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट मतलब नेगेटिव में सबसे ज्यादा वैल्यू, लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है बेटा, नेगेटिव में सबसे कम वैल्यू। तो हमें फ्रीजिंग डेल्टा TF इज इक्वल्स टू I इंटू KF इंटू मोलालिटी का रिलेशन पता है, यानी जितना ज्यादा I रहेगा उतना ज्यादा डेल्टा TF की वैल्यू रहेगी नेगेटिव में। सर क्यों? क्योंकि वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट रहता है और उसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 रहता है। तो अब अगर आप कोई भी सॉल्यूट डालोगे तो वो नेगेटिव 0 से नंबर लाइन में पीछे जाएगा, यानी ग्रेटर I डेल्टा TF की वैल्यू ज्यादा, यानी नेगेटिव में फ्रीजिंग पॉइंट की वैल्यू उतनी ही कम। या एकदम डायरेक्ट रिलेशन की तरह समझे तो फ्रीजिंग पॉइंट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I। मैं ये बात एकदम डायरेक्टली बोल सकता हूं कि फ्रीजिंग पॉइंट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I, यानी I जितना कम होगा फ्रीजिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा। इसने डायरेक्टली बोला हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट, तो सारे केसेस में I देख लेता हूं। KCl में आपको दिख रहा है कि कितने आयंस में टूटेगा, 2 आयंस में टूटेगा। ग्लूकोज नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक रहता है, I की वैल्यू 1 रहेगी, इस केस में I की वैल्यू कितनी रहेगी 2। NaCl में भी I की वैल्यू कितनी रहेगी बेटा 2 रहेगी। और ये कॉम्प्लेक्स है, आप इसको तोड़ोगे तो देखो K4 4 और पूरे कॉम्प्लेक्स पे एक 4 रहेगा, तो यहाँ I 5 रहेगा। तो सबसे लीस्ट तो I की वैल्यू ग्लूकोज में, यानी उसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे मैक्सिमम होगा। तो हमारा इस केस का आंसर क्या हो जाएगा, 1 मोलालिटी ग्लूकोज। डन। चलो आगे बढ़ते। वाइल चार्जिंग द लेड स्टोरेज बैटरी, तो देखो ये बैटरीज वाले केस का एग्जांपल आया। तो लेड स्टोरेज बैटरीज जो रहते हैं वो सेकेंडरी सेल्स की तरह काम करते हैं। तो सेकेंडरी सेल्स एक बार डिस्चार्ज हो जाते हैं तो उनको हम वापस से यूज में ला सकते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट पास करके। तो इसके लिए आपको इक्वेशंस की नॉलेज होनी चाहिए। अब लेड स्टोरेज में 2 तरीके की रिएक्शंस हो रही होती है, एक एनोड पे और एक कैथोड पे। अगर मैं एनोड की बात करूंगा तो Pb जो है वो SO4-2 आयन के साथ इंटरेक्ट करके PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन यानी ऑक्सीडाइज हो रहा। और अगर मैं कैथोड की बात करूंगा तो PbO2 प्लस SO4-2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स लेके एसिडिक मीडियम के केस में, देखो बेटा रिएक्शंस तो पता होनी चाहिए, इसीलिए मैं ये टाइप के MCQs आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, ताकि आप इस बात पे होल एंड सोलली ना रिलाय करें कि सर फिजिकल केमिस्ट्री मतलब क्वेश्चन ही क्या, नहीं, कंसेप्ट और ऐसे टाइप के क्वेश्चंस भी आएंगे। तो यहाँ पे जो मेरे पास लिबरेट होगा वो PbSO4 ही। ये लेड स्टोरेज की रिएक्शन कब होगी, जब बैटरी यूज में है। बैटरी किस में बेटा, यूज में। एक बार ये डिस्चार्ज ओवर हो गई तो ऑपोजिट रिएक्शंस हमें देखने को मिलेगी। तो हम अगर इसका इस एनोड पे ऑपोजिट रिएक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे, जब मैं इसे रिचार्ज कर रहा हूं चार्जिंग प्रोसेस में, तब रिएक्शन क्या हो जाएगी बेटा, PbSO4 वही 2 इलेक्ट्रॉन लेके अपने आप को Pb में रिड्यूस करेगा। रिडक्शन क्यों, क्योंकि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन। ये प्रोसेस कहां पे हुआ बेटा, एनोड पे। वही चीज कैथोड में आपको क्या देखने को मिलेगी, PbSO4 अपने आप को PbO2 में ऑक्सीडाइज करेगा। कब, जब चार्जिंग हो रहा है। क्योंकि चार्जिंग के केस में जब बैटरी यूज में है तो वी सी दिस रिएक्शन,
जब हम उसे चार्ज कर रहे होते हैं तो ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट पास करते हैं तो रिएक्शन रिवर्स हो जाती है। तो देखो यहाँ पे बोला गया है PbSO4 एनोड इज रिड्यूस टू Pb, PbSO4 एनोड इज रिड्यूस टू Pb, बिल्कुल सही बात है। PbSO4 एनोड इज रिड्यूस टू Pb, फर्स्ट पॉइंट सही है। PbSO4 कैथोड इज रिड्यूस टू Pb, बिल्कुल गलत बात है। PbSO4 कैथोड इज ऑक्सीडाइज टू Pb, बिल्कुल गलत है। PbSO4 एनोड इज ऑक्सीडाइज टू PbO2, ये भी गलत है। PbSO4 कैथोड अगर वो बोलता तब तो मैं एक बार सोचता भी, ये बात क्लियर है। और वहां पे ऑक्सीडेशन ही हो रहा था क्योंकि आप अगर रिएक्शन को रिवर्स करोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन्स वहां लिबरेट हो रहे होंगे। तो आपके लिए इस केस का आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ए वाला पार्ट। तो बैटरीज के पोर्शन को एमसीक्यू ओरिएंटेशन में बिल्कुल ध्यान में रखना, बहुत हाईएस्ट पॉसिबिलिटीज है कि उसमें से क्वेश्चन आते ही हैं और आएंगे भी, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते। द स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ M, N, O, P and Q हाफ सेल आर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर इन स्टैंडर्ड कंडीशन। अब बोला गया देन ऑन अटैचिंग विच ऑफ द टू हाफ सेल विल प्रोड्यूस मैक्सिमम पोटेंशियल। तो मैक्सिमम पोटेंशियल चाहिए तो मेरे पास ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट रिडक्शन ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट रिडक्शन ऑफ एनोड होगा। फॉर्मूला तो रिडक्शन का ही दोनों का लेना है, एनोड वाला और कैथोड वाले का। तो अगर मुझे मैक्सिमम आउटपुट चाहिए यानी दोनों की एसआरपीज में सबसे हाईएस्ट डिफरेंस कब रहेगा, जब मैं सबसे फर्स्ट और सबसे लास्ट वाले का सेट लूंगा तब, क्योंकि उसने बोला स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल्स आर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दिस, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो जो एसआरपीज की वैल्यूज रहेगी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, उनका डिफरेंस मुझे मैक्सिमम बताना है। तो यानी जो लीस्ट से लेके हाईएस्ट वैल्यू का डिफरेंस होगा वही मुझे मैक्सिमम पोटेंशियल देगा। तो मैं किसको सेट एक साथ पेयर करूंगा, P और Q। हाफ सेल किसका बनाऊंगा, मतलब पूरा सेल रिएक्शन किसका बनेगा बेटा, P एंड Q का। तो यहाँ पे केस आंसर क्या हो जाएगा, B। ओके चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते। बिटवीन 0.1 मोलारिटी KCl एंड 0.1 मोलारिटी NaCl, 0.1 मोलारिटी KCl इज लीस्ट कंडक्टर। इसका कारण क्या है बेटा, साइज। अगर साइज कम रहता है तो आयनिक मोबिलिटी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी, जितनी ज़्यादा आयनिक मोबिलिटी होगी उतनी ज़्यादा कंडक्टिविटी होगी। दैट मीन साइज ऑफ Na प्लस आयन इज स्मॉलर देन दैट ऑफ K प्लस, दिस इज द रीजन। ओके तो ये फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट कंसिडर द फर्स्ट ऑर्डर गैस फेज डिकम्पोजिशन रिएक्शन बिटवीन A gas gives B gas plus C gas. The initial pressure of the system before decomposition was Pi. After lapse of time, total pressure of the system increased by X unit and become Pt. The rate constant for the reaction is. तो देखो बेटा ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपने थ्योरी में भी जरूर किए। केमिकल काइनेटिक्स की थ्योरी के पार्ट में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो हमें इस टाइप के क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। A गैस गिव्स B गैस प्लस C गैस। अब उसने ये बात बोली है कि इनिशियली T इज इक्वल्स टू 0 पे जो भी प्रेशर था वो रिएक्टेंट की वजह से था, दैट इज Pi। किसी T टाइम बाद रिएक्टेंट में से X अमाउंट डिक्रीज हुआ तो ये भी X अमाउंट प्लस X अमाउंट बना, यानी टोटल प्रेशर T टाइम पे दैट विल बी Pi प्लस X माइनस X प्लस X, दैट इज अल्टीमेटली Pi प्लस X। ये टोटल प्रेशर होगा, सारे लोग गैस में है तो, और वो टोटल प्रेशर को क्या बोला गया है उन्होंने, Pt, P स्मॉल t। तो X की वैल्यू मुझे यहां से डिराइव होगी, दैट इज Pt माइनस Pi। क्यों मैंने X को डिराइव किया, क्योंकि मुझे आंसर Pt Pi के फॉर्म में चाहिए। तो अब मैं वहां पे सब्स्टिट्यूट करूंगा, दैट इज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो कर रही है रिएक्शन, तो लॉग A नॉट, अब A नॉट की जगह आप P नॉट लिखोगे, इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, डिवाइडेड बाय Pt लिखोगे। Pt मतलब रिमेनिंग प्रेशर ऑफ गैस, रिमेनिंग प्रेशर ऑफ गैस। अब जो हमारा Pt है वो किसके बराबर है बेटा, Pi माइनस X। X को आप क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, Pi माइनस Pt माइनस Pi। माइनस माइनस प्लस होता है, बिल्कुल होता है। तो 2Pi माइनस Pt, ये मेरा रिमेनिंग अमाउंट ऑफ प्रेशर रहेगा, किसके लिए, रिएक्टेंट के लिए। तो अब मेरे पास फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन के लिए डायरेक्टली मैं K का फॉर्मूला ढूंढूंगा, तो K इज इक्वल टू 2.303 बाई T लॉग
पी नॉट इज आवर पी आई, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा इनिशियल प्रेशर पी आई है, डिवाइडेड बाई 2 पी आई माइनस पी टी। डन बेटा। तो देखो ये वाला कौन सा केस बन रहा है, बी, log 2.303 बाई टी log पी आई अपॉन 2 पी आई माइनस पी टी। तो ये केस थ्योरी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और एमसीक्यू में आपको कभी मान लेते यहाँ पे कोफिशिएंट में कुछ चेंजेस कर दे, कोफिशिएंट में कुछ चेंजेस कर दे तो ये डेरिवेशन पूरा बदल जाएगा। तो आपको इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में एक्सरसाइज में बिल्कुल दिया है, तो वो सब्जेक्टिव के फॉर्म में जो थ्योरी फॉर्मेट है आ सकता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा समझ के करना है वापस से, ठीक है। ड्यूरिंग द डिकम्पोजिशन ऑफ एन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, तो बेटा वो याद है हम लोगों ने बहुत सारे पेपरों में पहाड़ चढ़वाया था रिएक्शन को, तो ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा होता था, तो जो पीक होता था वहां पे मेरे पास एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता था। अब अगर आप देखो ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, तो नेचुरल सी बात है मेरे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की एनर्जी ज़्यादा है, तो वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स चाहे प्रोडक्ट बने चाहे रिएक्टेंट बने, ज़्यादा एनर्जी से कम एनर्जी पे जाना है तो एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, बिल्कुल सही, रिलीज करनी पड़ेगी। एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, रिलीज। और वो कहीं भी सकता है, वो चाहे तो प्रोडक्ट भी बन सकता है, उतनी उसके पास और एनर्जी नहीं है तो वो वापस रिएक्टेंट भी बन सकता है। तो ये बात बोलिए, रिएक्टेंट्स में भी फॉर्म, तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, रिएक्टेंट्स भी बन सकते हैं, रिएक्टेंट भी बन सकते हैं और एनर्जी इज ऑलवेज रिलीज्ड, ये तो एकदम पक्की बात है। तो इस केस में दोनों आंसर रहेगा। क्यों एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि मेरा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में ज्यादा एनर्जी पे, उसे पहाड़ से इस तरफ गिर जाए या आगे गिर जाए एनर्जी तो घटेगी ना, एनर्जी तो रिलीज होगी ना। तो ये वाला केस हो गया। नेक्स्ट आगे, 75% ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वाज कंप्लीटेड इन 32 मिनट्स, देन was 50% of reaction completed, मतलब when was the 50% reaction completed। तो देखो एक फॉर्मूला बता दूं, चलो देख लो। तो T 75% का जो रिलेशन रहता है, मैं बता रहा हूं, आप डिराइव कर लेना, वो 2 टाइम्स T हाफ के बराबर रहता है। T हाफ मीन्स 50%, T 87.5% जो 87.5, सर ये नंबर कहां से लाए आप डिराइव कर लेना, वो किसके बराबर रहेगा, 3 टाइम्स T हाफ के बराबर। और T 90.9% कंप्लीशन जो है वो रहता है 10 टाइम्स T हाफ के बराबर, 10 टाइम्स T हाफ। अरे वाह सर, ये तो आपने एक ही बार में सारे फॉर्मूले काम के दे दिए। बेटा दिए मैंने जरूर है, पर डिराइव आपको एक बार तो करना पड़ेगा। तो मुझे बोला गया है कि T 75%, एक रिएक्शन का 75% कंप्लीट होने का टाइम दे दिया है ना, 32 मिनट्स, और बोला है T हाफ कितने टाइम में आधी रिएक्शन कंप्लीट हुई होगी, तो मैं ये फर्स्ट रिलेशन यूज करूंगा। हाँ, कोई कमेंट में बोल रहा है सर एनसीईआरटी में एक डेरिवेशन भी था, T 99% कंप्लीशन होता था 2 टाइम्स T 90% का। हाँ बिल्कुल सही बेटा, वो भी सही है, समझ आई बात। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। तो यहां पे मेरे पास देखिए T 75% कंप्लीशन इज इक्वल टू 2 टाइम्स T 50% कंप्लीशन। तो 75% कंप्लीशन अगर 32 मिनट्स में हो रहा है तो 2 टाइम्स T 50%, हाफ लाइफ किसके बराबर हो जाएगा बेटा, 32 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 16 मिनट्स डायरेक्ट। तो ये फॉर्मूला भले दिया है बेटा, डिराइव जरूर आपके द्वारा होना चाहिए एक और बार। डन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 16 मिनट्स, ए। डन। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस मतलब जब रिएक्टेंट और कैटलिस्ट का फेज सेम रहता है तो उसे हेट्रोजीनियस बोलते हैं। पहले केस में गैस गैस गैस, हेट्रोजीनियस, ठीक है। इज इन्वॉल्व, बोला गया गैस सॉलिड, हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस। जब मेरे पास मेरे रिएक्टेंट का फेज और मेरे कैटलिस्ट का फेज सेम हो, होमोजीनियस, डिफरेंट हो तो हेट्रोजीनियस। हाँ सही बोला, पहली बार गलत बोला था, ठीक है, उल्टा हो गया था। डन। जब मेरे रिएक्टेंट और कैटलिस्ट का फेज सेम रहे तो होमो और डिफरेंट रहे तो हेट्रो। डन। तो मेरे पास बी वाला देख रहे हो आप, देख रहे हो कि नहीं देख रहे, इसको क्या देख रहे हो, ये गैस में रिएक्टेंट है और ये कैटलिस्ट सॉलिड में, फेज डिफरेंट है बेटा, हेट्रो, वेरी गुड। ये पहला वाला होमो। नेक्स्ट गैस गैस सॉलिड,
गैस गैस सॉलिड यानी रिएक्टेंट गैस में और कैटलिस्ट सॉलिड में, हेट्रो का केस हो गया बेटा, देख लो इसको, देख लो अच्छी तरह से। यहाँ पे रिएक्टेंट लिक्विड लिक्विड और कैटलिस्ट भी लिक्विड में, होमो होमो का केस हो गया। किसका केस हो गया बेटा? होमो होमो का। तो हेट्रो का केस 2 और 3 वाला हो गया। तो मेरे पास पहला ही ऑप्शन ये है जो बोल रहा है 2 और 3। डन। जब कैटलिस्ट और रिएक्टेंट सेम फेज में हो तो हेट्रो नहीं हो, होमो हो, और जब कैटलिस्ट और रिएक्टेंट अलग फेज में हो तब होमो ना हो, हेट्रो हो। ये बात याद रखना। डन। आगे बढ़ते। A colloidal system having solid substance as dispersed phase and a liquid as dispersed medium is classified as, वो टेबल याद है जहां पे आपको डीपी मतलब हमारी प्रोफाइल पिक्चर नहीं व्हाट्सएप की, डीपी यानी डिस्पर्स्ड फेज, और डीएम मतलब किसी का डीएम आया या गया वाला नहीं, डीएम डिस्पर्स मीडियम, दोनों के सेट दिए, सॉलिड सॉलिड हो तो क्या नाम हो, सॉलिड लिक्विड हो तो क्या नाम हो। तो वो डीपी एग्जाम के टाइम तक डीपी ना बदलो, डीपी याद रखो, ना डीएम किसी को करो, डीएम भी याद रखो। डीपी डीएम का खेल है बेटा, एक क्वेश्चन आएगा नंबर दे के जाएगा। उसने बोला है डिस्पर्स्ड फेज क्या होना चाहिए, सॉलिड, डीपी सॉलिड, और डिस्पर्स्ड मीडियम क्या होना चाहिए, लिक्विड। तो ये वाला केस किसका बन जाता है, सॉल का बन जाता है। और इसका एग्जाम्पल भी उसी ब्रैकेट में, उसी टेबल में एग्जाम्पल भी दिए रहते, पेंट्स और सेल फ्लूइड्स। क्या एग्जाम्पल इनके, क्या एग्जाम्पल हो जाते थे, पेंट्स और सेल फ्लूइड्स, सेल फ्लूइड्स। डन। तो यार वो टेबल याद होना चाहिए सर, टेंशन की बात है, टेंशन मत लो यार, एकदम आराम से पढ़ाई करो। जो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं उस क्वेश्चन को कवर करने के लिए आप ऊपर नीचे सबकी थ्योरी डिस्कस करोगे, सबकी थ्योरी पढ़ोगे। तो इसीलिए आप मैक्सिमम ट्राई करो कि जब भी आप ये पेपर सेट अटेंड करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा पेन कॉपी लेके बैठे, बस बेड पे लेट के सर की बातें सुन रहे हैं, अरे यार मैं कोई प्रवचन थोड़ी ना दे रहा हूँ, हम कोई प्रवचन तो नहीं दे रहा। तो मैक्सिमम ट्राई करो कि जो भी सीखो उसे नोट डाउन कर लो ताकि वो चीज़ें आपको काम आए। डन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो इस केस में हमारा आंसर मार्क कर लेते हैं, सोल। डन। अ ब्राइट कोन ऑफ लाइट इज कॉल्ड टिंडल कोन। टिंडल इफेक्ट अगर आपने देखा हो तो वहां पे डायरेक्टली बात होती है टिंडल कोन, ऐसे एक लेंस के थ्रू जो लाइट ऐसे बीम कर रहे होते हैं कोलॉइडल पार्टिकल पे, और फिर वहां पे हमें स्कैटरिंग इफेक्ट देखने को मिल रहा होता है। तो इसी चीज को बोला जाता है टिंडल कोन। ठीक है। और याद रखना टिंडल इफेक्ट देखने के लिए व्यूअर कितने एंगल पे होना चाहिए, 90 डिग्री ऊपर से देखते हैं हम लोग, टिंडल कोन हो जाएगा। डन बेटा। नेक्स्ट। इन द मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है। तो एक्चुअली एल्यूमिनियम कभी वर्ड ही नहीं होता, हम लोगों ने हमारे स्कूल डेज से इतना बिगाड़ दी इंग्लिश, प्रोनाउंसिएशन होता है एल्यूमिनियम। हाउ डू वी प्रोनाउंस, एल्यूमिनियम। डन। तो एल्यूमिनियम के लिए हम लोग हॉल हेरोल्ड प्रोसेस यूज करते हैं। कौन सा प्रोसेस, हॉल हेरोल्ड। अब हॉल हेरोल्ड प्रोसेस में क्या होता था, कार्बन की जो लाइनिंग होती थी वो कैथोड की तरह काम करती थी, और कैथोड पे आपको Al+3 का रिडक्शन देखने को मिलता था और वो Al सॉलिड में डिपॉजिट हो जाता था। सर जहां होता है कैथोड वहां होता है एनोड, बिल्कुल सही बोले बेटा। एनोड जो होता था वो ग्रेफाइट से बना होता था। अब होता क्या था, एनोड पे जो ऑक्सीजन गैस लिबरेट होती थी वो कार्बन ग्रेफाइट के साथ रिएक्ट करके 2 गैसेस निकालती थी। हॉल हेरोल्ड प्रोसेस में आपको वो दोनों गैसेस ओवरऑल रिएक्शन में तो सिर्फ CO2 देखने को मिलेगा, बट उसके नीचे आपको ये देखने को मिलेगा कार्बन सॉलिड O-2 के साथ रिएक्ट करके एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस लिबरेट कर रहा है और दूसरा कार्बन सॉलिड 2O-2 ऑक्साइड आयन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस लिबरेट कर रहा है। ये याद रखना, ओवरऑल इक्वेशन नहीं, थोड़ा नीचे भी नजर दिखा लिया करो भाई। यहाँ पे एनोड पे ग्रेफाइट होगा और ग्रेफाइट ऑक्सीजन जो एनोड पे लिबरेट हो रहा होगा वो कार्बन के साथ रिएक्ट करके मोनो और डाई दोनों कार्बन के गैसेस लिबरेट कर रहा होगा। तो Al+3 इज ऑक्सीडाइज टू Al। सर क्या मजाक कर रहे हैं, +3 से 0 जाना ऑक्सीडेशन थोड़ी ना होता है, कौन सा प्रोसेस होता है, रिडक्शन। गलत बात। ग्रेफाइट एनोड इज ऑक्सीडाइज्ड
टू कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल सही। ऑक्सीडेशन हुआ, कार्बन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, चाहे वो मोनोऑक्साइड में हो या डाइऑक्साइड में, ऑक्सीजन तो ऐड हुआ ना, तो यानी वो प्रोसेस कौन सा हो गया बेटा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन स्टेट एट एनोड पे, डन। यहाँ पे ऑक्सीजन का कोई स्टेट चेंज हुआ, यहाँ पे भी -2 पे, यहाँ पे भी -2 और यहाँ पे भी किस पे, -2 पे। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन चेंजेस इन ओवरऑल रिएक्शन ऑफ द प्रोसेस, उसमें भी कोई चेंज आता नहीं है, वो -2 पे ही रहता है। तो हमारा केस क्या हो जाएगा बेटा, बी वाला। ग्रेफाइट एनोड इज, हॉल एनोड का प्रोसेस पूरा पता होना चाहिए, थ्योरी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेम है ना, नाम के ऊपर प्रोसेस है ना, तो नाम के ऊपर वाले प्रोसेसेस आते हैं। डन, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। Which of the following method of purification metal is converted to its volatile component which is decomposed to give a pure metal? कौन से दो प्रोसेसेस होते थे, एक आते थे मुन्स प्रोसेस। मुन्स प्रोसेस में मैं निकल के सेपरेशन को कार्बोनिल के साथ रिएक्ट करवाता था और निकल टेट्रा कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स बनता था, निकल टेट्रा कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स बनता था। निकल टेट्रा कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स को बेटा हीट करते थे, हाई हीटिंग करी जाती थी, तो प्योर मेटल निकल सॉलिड स्टेट में डिपॉजिट होता था। ये कौन सा प्रोसेस हो गया, मुन्स प्रोसेस हो गया। नेक्स्ट आ जाओ, वैन आर्कल मेथड आ गया। वैन आर्कल, ये हमने पहले के पेपर्स में भी डिस्कस कर रखा है। जिरकोनियम और टाइटेनियम के लिए हम लोग यूज करते थे, उसको I2 के साथ रिएक्शन करते थे, ZrI4 आयोडाइड बनाया करते थे। आयोडाइड को टंगस्टन फिलामेंट में डिकम्पोजिशन करते तो Zr सॉलिड स्टेट में टंगस्टन फिलामेंट में डिपॉजिट हो जाता था। डन, तो ये दोनों प्रोसेस होता है। हीटिंग विथ स्टीम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, ये बात सही है, कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब कार्बोनिल, उससे भी हम कर सकते हैं। और हीटिंग विथ आयोडीन, दोनों है पर दोनों अलग है। जब मैं आयोडीन के साथ हीट कर रहा हूं तो वैन आर्कल है, और जब मैं कार्बन मोनोऑक्साइड दैट इज कार्बोनिल के साथ हीट कर रहा हूं, मुन्स प्रोसेस है। डन बेटा, आगे बढ़ते नेक्स्ट। विच प्रिंसिपल इज इन्वॉल्व इन क्रोमेटोग्राफी? डायरेक्ट सी बात है, क्रोमेटोग्राफी में एड्सॉर्प्शन फिनोमेना इन्वॉल्व हो रहा होता है। डायरेक्ट लाइन है क्रोमेटोग्राफी के लिए, जो स्टेटमेंट बनता है एड्सॉर्प्शन के ऊपर वो बेस्ड रहता है। डन, नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज आर नॉट, देखो ध्यान से देखो, यहां पे ये क्वेश्चन ना पूरा गेम बदल देता। नॉट बोला है, कौन गलत है वो पहचानना है। इन अकॉर्डेंस विद द प्रॉपर्टी ऑफ मेंशन्ड अगेंस्ट देम, मतलब जो प्रॉपर्टीज उनकी बताई है, इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी उनकी नहीं है। तो पहली बात बोली है, फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, हेलोजन फैमिली को उठाया गया है तो F2Cl2 Br2 I2 की ऑक्सीडाइजिंग पावर डाउन द ग्रुप जाते हैं तो घटती है। एकदम सही बात पकड़ी है सर उन्होंने, तो ये तो राइट आंसर है। राइट आंसर ए है? नहीं, राइट स्टेटमेंट ए है, राइट स्टेटमेंट ए है, राइट आंसर नहीं है। आगे बढ़ते हैं। Mi, Mbr, MCl और MF आयनिक कैरेक्टर ऑफ मेटल हैलाइड्स, सर ये बिल्कुल गलत बात है। जब हम डाउन द ग्रुप जाएंगे ग्रुप 17 में, तब मेटेलिक कैरेक्टर घटता है। यहां तो बोला है डाउन द ग्रुप जाने पे मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, तो ये तो गलत है, यानी ये राइट आंसर है। स्टेटमेंट अभी भी ये रॉन्ग है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, MF ज्यादा, आयनिक कैरेक्टर MF का ज्यादा, फिर MCl, फिर MBr, M मतलब कोई भी मेटल जिसकी मोनोवैलेंसी हो, मोनोवैलेंसी समझ आता है, +1 स्टेट वाला, फिर Mi। ये राइट आंसर होना चाहिए, बट इसने उल्टी प्रॉपर्टी दी है, तो क्वेश्चन के हिसाब से हमारा आंसर बी है बिल्कुल है ना। आगे देखते हैं। F2Cl2 Br2 I2 बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी मतलब मुझे कितनी एनर्जी दूं ताकि उनके बीच का बॉन्ड टूट जाए। तो आप सोचो, फ्लोरीन सारे एलिमेंट्स में सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखता है। अब एक फ्लोरीन के सामने दूसरे फ्लोरीन को खड़ा कर दिया, आपका जो क्लास में सबसे बड़ा दुश्मन है और आप खड़े हैं, तो एक छोटी सी बात भी आप दोनों के बीच में झगड़ा पैदा कर दी। यानी जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतनी कम बाहर से एनर्जी देनी पड़ी। थोड़ा सा भी बोल दो भाई इसने तेरे लिए ये बोला, भले उसने नहीं बोला हो, पर आप जाके बोल दो इसने तेरे लिए ये बोला, तुम तुरंत मारने चले जाओगे। तो सबसे कम बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी चारों ग्रुप्स में सबसे कम किसकी होनी चाहिए थी, वही उसको ही ज्यादा बता दी उसने।
तो ये बात तो गलत है ना, तो हमारे आंसर वाला तो ये सही है। पर सर अगर ये गलत स्टेटमेंट है तो सही स्टेटमेंट क्या है? तो सही स्टेटमेंट ये है बेटा, Cl2 की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा, ध्यान देना यहाँ पे, ये नोट कर लेना नोटबुक में, Cl2 फिर Br2। सर आई के साथ फ्लोरीन के साथ इतनी भी दुश्मनी नहीं है, तीसरे नंबर पे रख ही देते उसको। फिर आ जाता है F2 और सबसे कम बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी I2 की लगती है। तो समझ आया कहाँ गलती करी है? इस F2 को फर्स्ट में नहीं होना चाहिए था, थर्ड पे होना चाहिए था। डन। फिर बोला HI, HBr, HF और HCl में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग HF में देखने को मिलती है, बिल्कुल सही। अभी ऊपर वाले एक्सप्लेनेशन से ही आप समझ जाओगे, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतनी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, और डाउन द ग्रुप जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी घटेगा। तो ये सही स्टेटमेंट है बट सही आंसर नहीं है। तो हमारे पास इस केस में दो स्टेटमेंट्स गलत है और दोनों का ये सही आंसर है, तो आप ये भी चीज नोट कर लो। डन। और पी ब्लॉक में हम हर ऑप्शन ऐसे ही क्वेश्चन लेके आ रहे हैं जो मल्टी कंसेप्चुअल हो, ताकि हम हर पोर्शन को डिस्कस करें। पी ब्लॉक ऐसी चीज है, इनऑर्गेनिक एक ऐसा पोर्शन है जिसमें n नंबर ऑफ स्टेटमेंटल क्वेश्चन बन सकते हैं, तो हमें वैसे टाइप के क्वेश्चंस को कवर करना है विद प्रॉपर ऑप्शन एक्सप्लेनेशन। ये बात समझ आ रही है बेटा? चलो नेक्स्ट आ जाओ आगे। 22 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट फॉर SO2 गैस। देखो अब पहले मैंने कौन से ग्रुप को पकड़ा था? 17। अब SO2 मतलब कौन से ग्रुप को पकड़ा है? 16। बोला इट एक्ट्स एज अ ब्लीचिंग एजेंट, आर करेक्ट, ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करता है, बिल्कुल सही है। इट्स मॉलिक्यूल हैज लीनियर ज्योमेट्री, लीनियर ज्योमेट्री नहीं होता, बेंड शेप, एंगुलर शेप रहता है। कौन सा शेप रहता है बेटा? एंगुलर शेप रहता है, तो ये गलत बात है। तो गलत की सही बात क्या है सर? एंगुलर ज्योमेट्री रहती है। इट्स डाइल्यूट सॉल्यूशन इज यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट, ये एकदम सही है, डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज होता है। यूजेस में आप देखना छोटा सा बॉक्स होता है। इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ डाइल्यूट H2SO4 विथ मेटल सल्फाइड, बिल्कुल गलत बात। इंडस्ट्रियल उसके प्रिपरेशन में देखना, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन में रोस्टिंग का, वो रोस्टिंग वाले रोस्टिंग नहीं, मेटल सल्फाइड्स को रोस्ट करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो बाई प्रोडक्ट में SO2 गैस निकलता है, तो H2SO4 के साथ नहीं है। तो सर H2SO4 भी तो था, हाँ, लेबोरेटरी में जब आप सल्फेट आयन SO3-2 को H+ के साथ रिएक्ट करते हैं ना, तब SO2 गैस मिलता है। पर यहाँ तो H2SO4 को किसके साथ रिएक्ट करने को बोला? मेटल सल्फाइड। ये बात क्लियर है? तो ये गलत बात है। डन। तो मेरे पास आंसर इस केस में भी क्या रह जाएगा बेटा? ए और सी। ध्यान देना है, फिजिकल प्रॉपर्टीज के साथ साथ प्रिपरेशन के रिएक्शन का भी नॉलेज होना चाहिए। डन। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ लुईस बेसिक स्ट्रेंथ? ठीक है, लुईस बेस का हमें ऑर्डर बताना है। नाइट्रोजन, सर क्या बात है, 17 ग्रुप भी उठा लिया आपने, 16 भी उठा लिया, नाइट्रोजन की फैमिली देख रहे हैं, यानी ग्रुप 15 भी उठा लिया। कमी किसकी है? ग्रुप 18 की। चलो देखते, क्या पता वो भी तुम्हारे नसीब में आ जाए। तो लुईस बेसिक स्ट्रेंथ यानी लुईस बेस का स्ट्रेंथ बताना है मुझे नाइट्रोजन फैमिली में। तो हमें पता है डाउन द ग्रुप जाते हैं हेलोजेंस में तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है। तो अगर नाइट्रोजन का मैं लोन पेयर देखूंगा, तो अगर मेरे पास 3 फ्लोरीन एटम अटैच्ड है उसके एडजेसेंट में, तो यानी जो नाइट्रोजन के लोन पेयर को पकड़ने की सबसे कस के टेंडेंसी रहेगी वो किस में देखने को मिलेगी? फ्लोरीन में। अब कोई भी चीज लुईस बेस कब रहती है? जब वो इजीली अपना लोन पेयर क्या कर सके बेटा? लोन पेयर क्या कर सके? डोनेट कर सके। लोन पेयर क्या कर सके बेटा? डोनेट। पर सर फ्लोरीन जुड़ा रहेगा ना, बड़ा बदमाश है सर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, पकड़ के रखेगा अपने पास नाइट्रोजन का लोन पेयर भी, अपना समझ के पकड़ के रखेगा। तुम भी किसी किसी को अपना समझ के पकड़ लेते हो ना, वैसे ही अपना समझ के पकड़ लेगा सर वो। समझ आ रही है बात? तो अपना समझ के पकड़ेगा तो उसकी लुईस बेसिक स्ट्रेंथ घटाएगा। अब देखो, तो सबसे कम होना चाहिए NF3, फिर डाउन द ग्रुप जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो घटती है, तो यानी Ni3 में सबसे ज्यादा, फिर NBr3, NCl3 और सबसे वीकेस्ट लुईस बेसिस कौन होगा? NF3। डन। ये हो गया, तो ये सी आंसर हो जाएगा। डन। आगे बढ़ते। XeF2 ऑन हाइड्रोलाइसिस यील्ड, देखो आ गया ना, पी ब्लॉक के सारे ग्रुप कवर कर दिए, जेनॉन मतलब ग्रुप 18 भी आ गया। XeF2 की डायरेक्ट रिएक्शन होती है, H2O के साथ रिएक्ट करता है तो Xe बनाता है और HF लिबरेट कर रहा होता है। तो देखो हमारे पास तो Xe चाहिए सर, आंसर डी हो जाएगा, बात खत्म हो गई। डन। तो देखो पी ब्लॉक में सारे ग्रुप्स डिस्कस कर लिए। ऐसे ही
हर पेपर में आपको हर चीज़ें समझ के करोगे बेटा, डेफिनेटली 10 पेपर के बाद आप इतने अच्छी तरह होल्ड कर पाओगे कि बोर्ड के दिन के 50 कंसेप्ट आपको दिखेंगे। समझ आ रही है बात? सेम क्वेश्चन की कोई गारंटी नहीं है, बट कंसेप्ट की 100% गारंटी है। डन, आगे बढ़ते हैं। 25th, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Cu+2 इज 3D9 एंड Cu+1 इज 3D10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो हमें ये बात पता है कि Cu+2 जो रहता है वो ज़्यादा स्टेबल रहता है कंपेयर टू Cu+1। तो बेटा इसका बहुत अच्छा डायरेक्ट छोटी सी लाइन का एक्सप्लेनेशन दिया है। इसका कारण रहता है हाइड्रेशन एंथैल्पी। कौन सी एंथैल्पी? हाइड्रेशन एंथैल्पी, डेल्टा H हाइड्रेशन। तो Cu+2 में चार्ज डेंसिटी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, छोटा एटम है, +2 चार्ज है, बहुत ज़्यादा चार्ज डेंसिटी है। इसके वजह से वो अपने आसपास ज़्यादा वाटर के मॉलिक्यूल्स को हाइड्रेट करवा पाए। जितना ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स हाइड्रेट होंगे उसके पास, उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेंगे। तो ग्रेटर द हाइड्रेशन एंथैल्पी, मोर स्टेबल द आयन विल बी। तो +2 की ज़्यादा स्टेबिलिटी +1 से इसीलिए होती है। भले कॉन्फ़िगरेशन में आपको लग रहा सर 3D10, सर 3D10 डेन में 3D में 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एकदम कंप्लीटली फुलफिल्ड है, फिर भी प्लस ये तो 3D9 है, इसको क्यों ज़्यादा स्टेबल दिया है? तो बेटा सारी बातें इलेक्ट्रॉन्स के फीलिंग से नहीं होती केमिस्ट्री में, सही है। जो ये बंदा समझ गया कि कैसे होती है वो समझदार है, जो नहीं समझा वो एक्सेप्शन मान लेता है। जो नहीं समझा वो क्या मान लेता है? एक्सेप्शन मान लेता है। तो यहाँ पे ये बात आ गई कि Cu कौन सा रहेगा? Cu+2 इज मोर स्टेबल। ठीक है, ये बात सही है। तो ए वाला ऑप्शन हो जाएगा +2 मोर स्टेबल। क्यों? हाइड्रेशन एंथैल्पी। Cu+2 की हाइड्रेशन एंथैल्पी नेगेटिव में मैक्सिमम है कंपेयर टू Cu+1 की। ये बात सही है। नेगेटिव में मैक्सिमम मतलब -50 नेगेटिव में मैक्सिमम है या -100 नेगेटिव में मैक्सिमम है? -100 नेगेटिव में मैक्सिमम, मतलब नेगेटिव तो सबके लिए, दोनों के लिए सेम है। वैल्यू सबसे ज़्यादा किसकी हुई? डन, आगे बढ़ते। ऑल्दो जिरकोनियम बिलोंग्स टू 4D transition series and hafnium to 5D series, even then they show similar physical properties and chemical properties. इसका बहुत प्यारा एक्सप्लेनेशन है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। बेटा लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है? जिरकोनियम से ऑफनियम तक एटॉमिक रेडिया ऑलमोस्ट सेम रह जाता है। एटॉमिक रेडिया क्या रह जाता है? सेम रह जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बोथ हैव सेम एटॉमिक रेडिया। और कारण क्या हो रहेगा? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ये हमने पहले के पेपर्स में भी डिस्कस कर रखा है। पुअर 4F की स्क्रीनिंग के वजह से न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेट करता है, तो डाउन द ग्रुप जाते टाइम स्क्रीनिंग कांस्टेंट बढ़ जाता है। ये बात क्लियर है? तो वही लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन रहेगा। तो बोथ हैव सिमिलर एटॉमिक रेडियाई, इसका रीजन है। डन। व्हेन 1 मोल ऑफ Cl3.6H2O is treated with excess AgNO3, 3 moles of AgCls are obtained. What is the formula of complex? तो वर्नर्स की थ्योरी आपको याद होनी चाहिए। दो तरीके की वैलेंसीज होती थी, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। जो प्राइमरी वैलेंसी हुआ करती है बेटा वो हमेशा आयोनाइजेबल होती है, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है वो नॉन आयोनाइजेबल होती है। सेकेंडरी वैलेंसी लिगेंड्स भरते थे और प्राइमरी वैलेंसी काउंटर आयंस भरते थे। तो काउंटर आयंस में अगर आप देखोगे तो मेरे पास Cl को बाहर रखने की अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि क्रोमियम जो है वो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर वाला है। तो अगर मैं पहला इसका H2O होल 6 और Cl3 ड्रॉ करूं, तो इससे एक बात का आइडिया चल गया कि मेरे पास टोटल काउंटर आयंस कितने हैं? 3, और सिर्फ काउंटर आयन ही डिसोसिएट होंगे। आप सोचो AgCl के 3 मोल कब मिलेंगे बेटा? जब मेरे पास 3 Cl लिबरेट हो। तो यानी कॉम्प्लेक्स ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर कितने क्लोरीन होने चाहिए? 3, क्योंकि सर अगर क्लोरीन अंदर रहेगा तो टूटेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये Cl अभी काउंटर आयन की तरह काम कर रहा है, और वहीं अगर अंदर Cl लिखता, जैसे कोई एग्जांपल ले लेते, Cr H2O को 5 ही रखते क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही रखना है, और 2 Cl बाहर रखते और एक H2O लिख लेते। नॉमेनक्लेचर में .H2O का नाम जो है ना उसमें हाइड्रेट लिखा जाता है। एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ मैं आपको, कभी भी थ्योरी में काम आएगा। तो आप देखो तो यहाँ पे कितने Cl है जो टूटेंगे तो बाहर आएंगे? बिल्कुल सही पकड़ा बेटा, 2 Cl माइनस। पर हमें तो बोला है 3 मोल ऑफ AgCl मिले, तो 3 मोल ऑफ AgCl मिले मतलब तीनों के तीनों Cl कॉम्प्लेक्स के बाहर होने चाहिए। तो देखो कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें
3 तो डी वाला आंसर हो जाएगा बेटा। तो वर्नर की थ्योरी याद होनी चाहिए, समझ आ रही है बात। प्राइमरी वैलेंसी जो रहती है आयनाइजेबल होती है, टूट जाती है। प्राइमरी वैलेंसी काउंटर आयन सेटिस्फाई करते हैं, पीछे भी हो सकते हैं आगे भी हो सकते हैं, पीछे टूटते हैं तो माइनस में, आगे रहते हैं तो प्लस में। ये बात क्लियर है। नेक्स्ट, इंडिकेट द कॉम्प्लेक्स विच शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो देखो बेटा जीआई शो करना है ना, तो हम एनसीईआरटी के ओरिएंटेशन में यूनिडेंटेड लिगेंड्स के केस में मैं केस बताता हूँ। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रहता है तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस तो जीआई शो करते ही नहीं है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते ही नहीं है। सबके बीच में 10928 डिग्रीज का एंगल रहता है, सिमेट्रिक शेप रहता है। पर वहीं पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में स्क्वायर प्लेनर की बात करता हूं तो मेरे पास एक इकलौता लड़ने वाला बंदा आता है और वो रहता है MA2B2 टाइप, प्लस का माइनस का चार्ज सबका बदला फैजल देख लेगा, प्लस का माइनस का सब वो देख लेगा। A2B2 होना चाहिए। A2 और B2, A का मतलब है एक लिगेंड, B का मतलब है दो लिगेंड, दूसरा लिगेंड, दो लिगेंड नहीं दूसरा लिगेंड। अब A का काउंट कितना है 2 और B का काउंट कितना है 2। ये मैं यूनिडेंटेड की बात कर रहा हूँ बेटा, यूनिडेंटेड की बात कर रहा हूँ, ठीक है, बाइडेंटेड अभी नहीं लिया। तो यहाँ पे दो केसेस बन सकते हैं, सिस आइसोमर और ट्रांस आइसोमर। जब मैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात करता हूं, ध्यान से देख लो, ये नोट कर लो, काम की चीज है नोट करने लायक। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में एनसीईआरटी में यूनिडेंटेड के लिए दो लोग आइसोमेरिज्म शो करते हैं, उसने ये बात बताई है MA4B2 प्लस का बदला माइनस का बदला, वो आप देख लेगा, फैजल देख लेगा अपना। दूसरा हो जाता इस A4B2 टाइप में सिस और ट्रांस का केस बनता है बेटा। कौन सा केस बनता है? सिस और ट्रांस। और एक और है जो हमारे बहुत काम का है, MA3B3 टाइप, प्लस का माइनस का सबका देख लेगा, ठीक है। उस केस में फेशियल आइसोमर और मर आइसोमर, याद है, याद आ रहा है, एनसीईआरटी का डायरेक्ट। देखो वन लाइन में ये चीज नोट करनी है हमें, तो अब हमें मैच ही तो करना है, जहां ए और बी जो है वो यूनिडेंटेड लिगेंड है। यूनिडेंटेड का मतलब होता है कि ऐसे लिगेंड जो सेंट्रल मेटल को एक ही लोन पेयर डोनेट कर रहे हैं, सेंट्रल मेटल को एक ही लिगेंड डोनेट, एक ही लोन पेयर डोनेट कर रहे हैं। तो ये बात क्लियर है। तो अब हम सारे केसेस देख लेते हैं। ये लोग जीआई शो करेंगे, ये लोग क्या है, ये वाला जीआई शो करेगा। तो पहला केस देखो, H2 एक लिगेंड है उसे A मान लेता हूं और Cl दूसरा लिगेंड है उसे B मान लेता हूं। A4B2 जीआई शो करेगा, पहला ही आंसर मैच कर गया, पहला ही आंसर मैच कर गया। अब नीचे वाला देख लो, अगला वाला देख लो, 3 और 1 4 मतलब यहां कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पे नहीं ध्यान देना, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पे ध्यान देना। तो 4 आया, तो यहाँ पे 4 में तो एक ही केस है सर, A2B2 यूनिडेंटेड में, तो ये तो नहीं करेगा। इधर देख लो 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आया, कोऑर्डिनेशन मतलब मेटल के साथ कितने नंबर ऑफ लिगेंड्स जुड़े हुए, नहीं करेगा सर। दो ही केस होते हैं, A4B2 या तो A3B3। ये यहाँ पे भी देख लो भाई, ये क्या है, A5B दिख रहा है, 5 लिगेंड एक जैसे और छठवां लिगेंड अलग, A5B, तो वो भी नहीं जीआई शो करेगा। तो मेरे पास पहला वाला ही आंसर हो जाएगा। तो ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिडेंटेड के लिए ही भले डिस्कस करा है, कुछ तो आया हाथ में, नोट कर लो इसको भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एम्बिडेंट लिगेंड्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड शोज आइसोमर। बहुत डायरेक्ट सी बात है, कौन सा आइसोमर शो करते हैं? एम्बिडेंट लिगेंड्स के कारण लिंकेज आइसोमर शो करते हैं बेटा। कौन सा आइसोमेरिज्म शो करते हैं? लिंकेज, की मेटल के साथ कौन जुड़ेगा, मेटल के साथ कौन जुड़ेगा। अगर CN की बात करेंगे तो साइनाइडो C, और अगर NC की बात करेंगे तो या तो उसका नाम आइसोसाइनाइड हो या तो फिर साइनाइडो N भी बोल सकते हैं, सही है ना। तो मैं साइनाइडो ON भी लिख सकता हूं। अगर मेटल के साथ CN माइनस में C अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है तो नाम पड़ेगा साइनाइडो। वहीं पे अगर नाइट्रोजन मेटल के साथ बॉन्ड बना रहा है तो साइनाइडो N या आइसोसाइनाइडो। डन। तो यहाँ पे मेरे पास आइसोमर है, देखो दिख गया, HCN NCS दिख रहा है ना। उसने कैसे जोड़ा है वो देखो, S का मतलब है सल्फर वाला पार्ट मेटल से जुड़ा है। HCN का नाम क्या होता था? थायोसाइनेटो, 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 थायोसाइनेटो। HCN माइनस थायोसाइनेटो,
अगर S जुड़ा है तो बेटा बस पीछे S लग जाएगा, और अगर नाइट्रोजन वाला पार्ट जुड़ा है तो ऐसे तो आइसोथायोसाइनाइटो भी बोल सकते हैं, बट अगर आप चाहो तो थायोसाइनाइटो N भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो कैसे टाइप का लिंकेज, कैसे टाइप का आइसोमर देखने को मिलता है जब एम्बिडेंट लिगेंड्स होते हैं? लिंकेज आइसोमर्स। कैसा? लिंकेज आइसोमर। डन, ठीक है। तो एम्बिडेंट लिगेंड्स के नाम याद रखना, नोमेनक्लेचर में वो फंसा सकता है आपको, ठीक है। तो आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कौन सा पार्ट जुड़ा है, तो नाम में उस हिसाब से पीछे में चेंज कर देना होता है। डन, चलो आगे बढ़ते हैं। क्लोरोबेंजीन इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ क्लोरीन। क्लोरोबेंजीन मतलब बेंजीन के ऊपर डायरेक्टली क्लोरीन जुड़ा है। बेंजीन इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, यानी AlCl3 के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही होती है, क्लोरीन के साथ रिएक्शन हो रहा है। क्लोरीन के साथ मतलब बेटा Cl2 के साथ रिएक्शन हो रहा है। तो आपको याद होना चाहिए कि बेंजीन में हमेशा एंट्री किसकी होती है? हमेशा एंट्री किसकी होती है? सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल एंटर कर सकता है बेंजीन में, और कोई ग्रुप, कोई भी न्यूक्लियोफाइल कभी ऐड नहीं हो सकता। एक ही प्रोसेस था, डाउस प्रोसेस, उसमें भी बहुत हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर की जरूरत होती है। बाकी बेंजीन में हमेशा इलेक्ट्रोफाइल ही ऐड होता है, ही ऐड होता है, चाहे वो नाइट्रेशन ले लो, चाहे वो सल्फोनेशन ले लो, तीनों के तीनों केस में क्लोरीनेशन हो, नाइट्रेशन हो, सल्फोनेशन हो, प्लस का ही पार्ट जाता है, इलेक्ट्रोफाइल ही ऐड होता है। तो बताओ Cl को ऐड करना है तो क्वेश्चन पढ़ने की पूरी जरूरत नहीं, फिर भी पढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज अटैक द बेंजीन रिंग? कौन सी स्पीसीज बेंजीन रिंग को अटैक करती है? सर कुछ भी हो, प्लस का जाता है। तो जुड़ा कौन है? Cl, तो Cl प्लस का जाएगा, क्योंकि हमेशा बेंजीन किसको अलाउ करता है एंट्री करना? इलेक्ट्रोफाइल, तो Cl प्लस। अगर मान लो नाइट्रेशन करवाया होता तो बेंजीन पे NO2 ग्रुप आता, यानी NO2 पे प्लस चार्ज वाला ग्रुप जा रहा होता। NO2 पे कौन सा वाला पार्ट जा रहा होता? प्लस वाला। ये बात क्लियर है? NO2 पे प्लस होता तभी वो बेंजीन में एंट्री कर पा रहा होता। इस प्रोसेस को भी हमने पढ़ा था चैप्टर 10 में, नाइट्रेशन प्रोसेस। ये बात क्लियर है? तो हमेशा याद रखना, बेंजीन अलाउ हमेशा एंट्री किसकी देता है? इलेक्ट्रोफाइल की। डन। CCl4 प्लस H2, ये डायरेक्ट प्रिपरेशन है बेटा क्लोरोफॉर्म की, ठीक है। तो थोड़ा ये इस पार्ट पे देखो, टेट्रा क्लोरो कार्बन है, उसको H2 के साथ एडिशन है FeH2O के प्रेजेंस में, तो मुझे क्लोरोफॉर्म मिलता है CHCl3, CHCl3। ये बात क्लियर है बेटा? दिस इज क्लोरोफॉर्म। डन। ये हमारा केस हो जाएगा, डायरेक्ट प्रिपरेशन है पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आयोडोफॉर्म इज यूज्ड एज, ये पॉलीहेलोजन कंपाउंड में यूजेस की बात है, तो सॉरी, अच्छा कैच हुआ बेटा, ठीक है। तो एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है? एंटीसेप्टिक। आयोडोफॉर्म इज यूज्ड एज एंटीसेप्टिक। किसकी तरह? एंटीसेप्टिक की तरह। डन। आगे बढ़ते बेटा। विच रिएक्शन इज यूज्ड टू प्रिपेयर टॉलिन फ्रॉम क्लोरोबेंजीन? तो देखो हमारे पास क्या दिया है, क्लोरोबेंजीन प्रिपेयर करना है, तो क्लोरोबेंजीन में से टॉलिन प्रिपेयर करना है, सॉरी प्रिपेयर हमें टॉलिन करना है, CH3 ऐड करना है, यानी CH3 को ऐड करना है। तो देखो फिटिंग रिएक्शन में तो बाइफिनाइल मिलता था, वुड्स में तो RX में डील करता था, तो दोनों को मिला दो तो हमारे को जो चाहिए वो मिल जाएगा ना। एक एल्काइल ग्रुप है और एक एरोमेटिक है, तो बस तो नाम क्या रह जाएगा बेटा? वुड्स फिटिंग रिएक्शन। कौन सा केस हो गया बेटा? वुड्स फिटिंग रिएक्शन। वुड्स फिटिंग में क्या रहता था? एक एरोमेटिक होता था और एक जो रहता था वो एलिफेटिक होता था। अब क्योंकि मेरे को CH3 ग्रुप चाहिए तो CH3Cl ले लेता हूँ सोडियम ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो मेरे पास बेंजीन के ऊपर कौन सा ग्रुप आ जाएगा बेटा? CH3। ये प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? वुड्स फिटिंग। वुड्स में याद है सिर्फ मेरे पास RX हुआ करता था, 2 मोल लेते थे सोडियम ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो मेरे पास क्या आ जाता था? RR आ जाता था। RR नहीं आता था, सिर्फ 2 R ही आते थे, सही है। 2 गुना, 1 का 2 करने का प्रोसेस होता था। ये वुड्स हो गया, ये वुड्स फिटिंग हो गया, तो हमारा केस क्या हो जाएगा बेटा? वुड्स फिटिंग। डन। आगे बढ़ते। सर फ्रीडल क्राफ्ट क्यों नहीं करवाया? तो बेटा फ्रीडल क्राफ्ट करवाते ना तो क्लोरीन तो रह ही जाता, क्लोरीन के रिस्पेक्ट में ऑर्थोपैरापेन और एल्काइल ग्रुप जुड़ जाता। क्या मुझे वो चाहिए था? नहीं, क्लोरीन उड़ना चाहिए था। ये बात क्लियर है? तो यहाँ से CL दोनों के केस में से उड़ जाएगा और एरोमेटिक यानी हमारे बेंजीन के ऊपर एल्काइल ग्रुप आके जुड़ जाएगा। तो ये है फिटिंग का पार्ट, ये है वुड्स का पार्ट, दोनों को मिला दो तो वुड्स फिटिंग बन गया। ये बात है। फिटिंग वाला भी देख लो, ये फिटिंग वाले केस में मेरे पास 2 एल्काइल क्लोराइड्स बेंजीन ग्रुप्स रहते थे और बाइफिनाइल मिल जाता था। क्या मिल जाता था? बाइफिनाइल। डन। आगे बढ़ते। वुड स्पिरिट वुड स्पिरिट किसका नाम रहता है? डायरेक्ट थ्योरी वाला पार्ट है। मीथेनॉल किसका नाम रहता है बेटा? वुड स्पिरिट मीथेनॉल का दूसरा नाम रहता है, ठीक है।
पिक्रिक एसिड इज पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड अगर आपको याद हो तो मेरे पास फिनॉल्स में अगर मैं कॉन्क H2SO4 के प्रेजेंस में नाइट्रेशन करवाता था तो फिर दोनों ऑर्थो और एक पैरा पोजीशन में नाइट्रो ग्रुप्स आ जाते थे। तो ट्राई नाइट्रोफिनॉल का केस हो गया। दिस इज ओनली नेम पिक्रिक एसिड, इसी का नाम क्या रहता है बेटा, पिक्रिक एसिड। दूसरे तरीके से हम क्या बोल सकते हैं, ट्राई नाइट्रोफिनॉल ग्रुप। ये बात क्लियर है। जब फिनॉल का कॉन्क H2SO4 कंडीशन में नाइट्रेशन, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 कंडीशन में नाइट्रेशन कराते थे, तब मेरे को दोनों ऑर्थो और सिंगल पैरा जो था वहां पे NO2 सब्स्टिट्यूट हो जाता था। तो ट्राई नाइट्रोफिनॉल केस हो जाएगा बेटा। डन, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्किफ रिएजेंट। देखो ये थोड़ा सा आपको एकदम अलग सा ही MCQ है। ऐसे भी आपके बोर्ड में एक आध दो MCQs ऐसे आते हैं जो एकदम आउट ऑफ द बॉक्स रहते हैं, तो हम वैसे टाइप के थोड़े MCQs को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये थ्योरी वाला पार्ट है बेटा। तो रोजनेल डाई हाइड्रोक्लोराइड जो रहता है, हाइड्रोक्लोराइड, ये स्किफ रिएजेंट होता है। तो स्किफ रिएजेंट का काम क्या रहता है, एल्डिहाइड्स के डिटेक्शन का काम रहता है। SO2 गैस के साथ जब वो रिएक्ट कर रहा होता है ना स्किफ रिएजेंट, देखो स्किफ बेस एक अलग चीज़ है। स्किफ बेस तो कब बनता है, जब मेरे पास एल्डिहाइड ग्रुप या कीटोन ग्रुप मेरे पास NH2R के साथ रिएक्शन करे। अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव की केमिकल रिएक्शन का पार्ट था ना, तो हमें क्या मिलता था बेटा, जो भी कंपाउंड रहता था वहाँ पे मेरे पास R का केस बन जाता था। तो CO डबल बॉन्ड यहाँ पे NR, ये मेरे पास स्किफ बेस का केस रहता था। किसका केस रहता था बेटा, स्किफ बेस। एल्डिहाइड कीटोन आपकी मर्जी। तो स्किफ बेस तो कुछ भी हो सकता है, R ग्रुप, एल्काइल ग्रुप तो कुछ भी हो सकता है बेटा। दिस इज नोन एज स्किफ बेस। ये स्किफ बेस है, बट आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, स्किफ रिएजेंट पूछ रहा है। और यहाँ पे जब OH ग्रुप NZ की जो चीज रहती थी, ये याद है, Z हुआ करता था, OH रहता था तो ऑक्साइम बोला करते हैं उसको। क्या बोला करते हैं, ऑक्साइम। तो जब मैं स्किफ बेस की बात कर रहा हूं तो R तो कुछ भी हो सकता है, वो है ही नहीं क्वेश्चन। रिएजेंट पहचानना है। पैरा रोजेनिल हाइड्रोक्लोराइड, ये जो है वो हमारा स्किफ रिएजेंट है। ये बात क्लियर है बेटा। ये क्या, जब भी एल्डिहाइड्स के साथ रिएक्शन होगी ना तो अपना कलर डिस्कलर कर देता है, कलरलेस सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक तरीके का टेस्ट है जो एल्डिहाइड्स को पहचानने में काम आता है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर सकते हो। ये आप पोर्शन एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, बट फिर भी एक आध दो क्वेश्चन ऐसे हम डिस्कस करने चाहिए जो शायद लगे कि आ सकते एकदम अलग ही। हाउ टू ऑब्टेन प्रोपेनोइक एसिड फ्रॉम ब्यूटेन टू ऑन। प्रोप मतलब 3, ऑइक मतलब कार्बोक्सिलिक, और ब्यूट टू ऑन मतलब कीटोन ग्रुप है। एक तो 4 का 3 करना है, 4 का 3 मतलब नंबर ऑफ कार्बन घटाना है, और कीटोन को कार्बोक्सिलिक तक ले जाना है। तो कीटोन को कार्बोक्सिलिक एक ही रिएक्शन ले जाती थी, वेरी गुड, आयोडोफॉर्म टेस्ट, आयोडोफॉर्म रिएक्शन। सोडियम हाइपोहैलाइड के साथ रिएक्शन करते थे, तो सोडियम हाइपोहैलाइड, तो क्या हमें डायरेक्टली वो मिल जाता था, कार्बोक्सिलेट आयन मिलता था, इसीलिए उसने H+ ऐड किया है ताकि वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाए। तो फटाक से देख लेते, C और C, यहाँ पे वो CO पाई कार्बन है, दिस इज द कीटोन ग्रुप, H नहीं भर रहे बेटा। सोडियम हाइपोहैलाइड NaONaOI के साथ, सोडियम हाइपोहैलाइड के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, तो एक्टिव मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए CH3। कार्बोनिल कार्बन से आयोडोफॉर्म टेस्ट याद आ रहा है, पहले के पेपर्स में भी हमने डिस्कस करा है। एक्टिव मिथाइल ग्रुप पूरा रिमूव हो जाता है आयोडोफॉर्म के केस में। अगर I यूज कर रहे हैं तो क्या मिलेगा, C CO पाई और कार्बोक्सिलेट आयन क्रिएट हो गया बेटा। कौन सा आयन, कार्बोक्सिलेट। कितने कार्बन का है, 1 2 3। तो क्या हम प्रोपेनॉइक की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं, बिल्कुल बढ़ते हुए दिख रहे हैं। बाय प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा, CHI3, आयोडोफॉर्म, CHI3 यहाँ पे बनेगा CHI। डन बेटा। अब नेक्स्ट हमारे पास केस क्या रहेगा, इसका एसिडिफिकेशन। तो एसिडिफिकेशन करेंगे तो H+ के साथ रिएक्शन करेगा, CO पाई, और यहाँ हो जाएगा OH, प्रोपेनोइक एसिड। प्रोप ग्रुप हो गया ना, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 3। तो पहले मैं कौन सा टेस्ट करूंगा, आयोडोफॉर्म टेस्ट, दैट इज सोडियम हाइपोहैलाइड के साथ रिएक्शन, NaOH रिएक्ट करेगा तभी तो NaOX बनेगा। ठीक है, तो वो एक्टिव मिथाइल ग्रुप में से CH3 को रिमूव करेगा, हेलोफॉर्म बनाएगा, इधर I है तो आयोडोफॉर्म बनेगा, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप मिल जाएगा। फिर क्या है बेटा, नेक्स्ट रिएक्शन बिटवीन बेंजल्डिहाइड एंड एसिटोफिनॉन इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH इज नोन एज।
तो देखो बेंजल्डिहाइड बोला है और एसिटोफिनॉन बोला है। तो एसिटोफिनॉन का मतलब होता है बेंजीन के साथ डायरेक्टली CO पाई, और CO पाई से कौन जुड़ा हुआ है बेटा, CH3, दिस इज एसिटोफिनॉन। बेंजाल्डिहाइड मतलब बेंजीन के साथ डायरेक्टली CHO ग्रुप जुड़ा है। तो आप अगर ध्यान दो तो ये कीटो ग्रुप है, और ये ऐसा कीटो ग्रुप है जिसके पास अल्फा कार्बन है, 2 अल्फा कार्बन है, पर 2 में से एक ही अल्फा कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। जबकि एल्डिहाइड ग्रुप ये ऐसा है जिसके पास अल्फा कार्बन तो है पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो कुछ चमका, हाँ, तब हम एल्डोल रिएक्शन करेंगे। कौन सी रिएक्शन करेंगे, एल्डोल। कौन सा एल्डोल, सेल्फ एल्डोल, क्रॉस एल्डोल। कौन सा रिएक्शन करेंगे बेटा, क्रॉस एल्डोल। ठीक है, क्रॉस एल्डोल मतलब 2 अलग अलग एल्डिहाइड्स या कीटोन्स को हम इन्वॉल्व कर रहे होते हैं, तब हम क्रॉस एल्डोल टर्म कर रहे होते हैं। डन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, क्रॉस कैनिजारो नहीं है, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्या बनेगा बेटा, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। डन। आगे बढ़ते। एसिड एनहाइड्राइड्स ऑन रिएक्शन विद प्राइमरी अमाइन गिव्स। तो एसिड एनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, RCO पाई OCO पाई R, RCO पाई CO पाई OCO पाई R, दिस इज नोन एज एसिड एनहाइड्राइड। इसको मैं प्राइमरी अमाइन दैट इज NH2R के साथ रिएक्शन करता हूँ, तो नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा और CO पाई को तोड़ेगा। ये मैं मैकेनिज्म बना दे रहा हूँ बेटा, RCO पाई O पे नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे R आ गया, यहाँ पे बेटा NH2R, क्योंकि नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज। क्यों प्लस चार्ज है, कि नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना रहा है। जैसे ही ऑक्सीजन अपने आप को फिर से रीस्ट्रक्चर में रेजोनेंस करेगा, ये O वापस अपना बॉन्ड तोड़ देगा। तो आपके पास क्या क्रिएट हुआ बेटा, CO पाई R, और यहाँ क्या हो गया, NHR। सर यहाँ का हाइड्रोजन कहाँ गया, वो नाइट्रोजन प्लस पे है ना, तो उसको स्टेबल होना है। स्टेबल होना है तो अपने आप का हाइड्रोजन निकाल दे रहा है, और वो हाइड्रोजन इस ये O पे माइनस चार्ज आ जाएगा, RCO पाई OH। यानी एक प्रोडक्ट में तो कार्बोक्सिलिक मिलेगा, और दूसरे प्रोडक्ट में अगर आप पहचान पा रहे हो बेटा, अमाइड ग्रुप मिला। कौन सा ग्रुप मिला, CO पाई R से कौन जुड़ा है, याद है, RCO पाई। अगर NHR ग्रुप जुड़ा रहता था, या R की जगह H भी लिखते थे, NH2, इसको क्या बोला जाता था, अमाइड। पर अगर R जुड़ा है तो सेकेंडरी अमाइड बोलेंगे। कौन सा अमाइड बोलेंगे बेटा, सेकेंडरी अमाइड, अमाइड ग्रुप। डन। ये मैकेनिज्म है, अच्छा क्वेश्चन है तो इसको नोट कर लो। डन। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एन फिनाइल इथेन अमाइड। देखो अभी हमें अमाइड देख के आए ना, अमाइड यानी CO पाई, इथ मतलब 2 कार्बन यानी CO पाई का 1 कार्बन और दूसरा कार्बन CH3 होगा। एन का मतलब होता है कौन नाइट्रोजन से जुड़ा है, तो नाइट्रोजन इधर लिख लो, फिनाइल मतलब बेंजीन जुड़ा है, और नाइट्रोजन की एक वैलेंसी बची है बेटा, उसको H दे दो। तो देखो हमने जिसके नीचे बनाया वही हमारा आंसर है, दैट इज B। डन। अमाइड ग्रुप का आइडेंटिफिकेशन हम सबको पता होना चाहिए, RCO पाई, NH2 भी हो सकता है या तो NHR। ये बात क्लियर है, NHR। डन। तो आपको ये अमाइड ग्रुप का आइडेंटिफिकेशन पता होना चाहिए, CO पाई कार्बन से या तो H जुड़े या तो R जुड़े। डन। आगे बढ़ते बेटा। व्हाट इज A इन द फॉलोइंग रिएक्शन, हमें A आइडेंटिफाई करना है। हमें A भी नहीं दिया, B भी नहीं दिया, C भी नहीं दिया, डायरेक्टली हमें क्या दे दिया है, D दे दिया, इसको हम D मान लेते हैं। तो N मिथाइल एनिलीन, एनिलीन मतलब बेंजीन से बेटा NH2 जुड़ा रहता है, बट N मिथाइल बोला है तो दोनों हाइड्रोजन नहीं रहेंगे, एक CH3 ग्रुप होगा। अब ये D मिला कैसे हुआ है, जब मैंने रिडक्शन किया है, और रिडक्शन में नाइट्रोजन बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ है। नाइट्रोजन किसके साथ अटैच्ड है, बेंजीन के साथ। तो इसको अगर ऑक्सीडाइज करेंगे, इसको रिडक्शन करके मिला है, तो पीछे जाएंगे तो क्या मैं बोल सकता हूं कि जो ग्रुप रहा होगा वो आइसोसाइनाइड ग्रुप रहा होगा, NC ग्रुप। क्योंकि NC ग्रुप का जब आप रिडक्शन करते हो, NC ग्रुप का आप रिडक्शन करते हो, तभी तो आपको अमाइंस मिलते हैं ना, तभी तो आपको क्या मिलते हैं, अमाइंस मिलते हैं। तो यानी मेरे पास जो C रहा होगा वो आइसोसाइनाइड ग्रुप पे होगा। अब ध्यान से देखो, ये CH3KOH दिया है, CH3KOH दिया है, यानी ये आइसोसाइनाइड का प्रिपरेशन की बात कर रहा है। तो हमारे पास रहता है क्या कि प्राइमरी अमाइंस जो रहेंगे, प्राइमरी अमाइंस वो
I3 के साथ रिएक्शन KOH के फॉर्म KOH के साथ करेंगे तब मेरे पास आइसोसाइनाइड ग्रुप मिलेगा बेटा। कौन सा ग्रुप मिलेगा? आइसोसाइनाइड ग्रुप। आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं ना, बहुत फाउल स्मेलिंग सब्सटेंस लिबरेट। कार्बेलामाइन टेस्ट क्या बोला जाता है? कार्बेलामाइन टेस्ट बोला जाता है ना। तो यानी मेरे पास ये वाला जो कार्बेलामाइन टेस्ट है वो 1 डिग्री अमाइन ही दे सकता है, तो 1 डिग्री अमाइन एरोमेटिक है। अब बोला गया मेरे पास बी का आइडेंटिफिकेशन आ गया ना 1 डिग्री अमाइन। अब ये 1 डिग्री अमाइन कैसे बना होगा? तो मुझे पता है कि नाइट्रो ग्रुप्स का रिडक्शन जब भी मैं करता हूँ, नाइट्रो ग्रुप्स का रिडक्शन करता हूँ H2PDPT या किसी भी कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, या FeHCl के प्रेजेंस में, या SnHCl के प्रेजेंस में, तो मुझे अमाइन ग्रुप मिल जाता है, एनिलीन ग्रुप मिल जाता है। तो यानी मेरे पास जो A रहेगा वो नाइट्रोबेंजीन रहेगा। A क्या रहेगा बेटा? नाइट्रोबेंजीन। A क्या सर? हमने C और B भी ढूंढ लिया। ये वाला स्टेप समझ रहा है? CH I3KOH मतलब कार्बेलामाइन टेस्ट। कार्बेलामाइन टेस्ट से आइसोसाइनाइड ही मिलेगा। और कौन सा अमाइन होना चाहिए? 1 डिग्री अमाइन होना चाहिए। कौन सा? 1 डिग्री। डन। आगे बढ़ते हैं। डाइन्यूक्लियोटाइड इज ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग 2 न्यूक्लियोटाइड्स टुगेदर बाय फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। बिल्कुल सही बात है। Between which carbon atoms the pentose sugar of nucleotides are linkage together? तो बेटा 5' और 3' के बीच में रहता है। स्ट्रक्चर क्या सर? बायोमोलिक्यूल्स के पता होने चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल पता होने चाहिए। यहाँ पे ऑक्सीजन का रहेगा, ऐसा स्ट्रक्चर उसका बनेगा, ठीक है। मेरा थोड़ा फिगर नॉट टू स्केल ये मान के चलो बेटा। यहाँ पे O रहेगा, यहाँ P है, O डबल बॉन्ड, यहाँ पे O नेगेटिव, ये ऑक्सीजन है। यहाँ से कौन जुड़ा हुआ है? CH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है। CH2 कैसे अटैच्ड है? यहाँ O ग्रुप है, ये ऐसे ऐसे, ठीक है। तो मेरे पास जो यहाँ वाला केस है बेटा, ये 5' और ये कौन सा केस हो गया? 3'। तो लिंकेज किसके बिटवीन है? 5' और 3'। और दिस इज फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज, इसी को बोलते हैं। फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज इसी को बोलते हैं। तो किस कार्बन के बीच में लिंकेज रहता है? 5' और 3'। तो थोड़ा स्ट्रक्चर्स का आइडिया हमें होना ही होना चाहिए। Which of the following are purine bases? प्यूराइन बेसिस। तो ग्यूनेनाइन और एडिनाइन दोनों प्यूराइन बेसिस की तरह काम करते हैं, डायरेक्ट सी बात है, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लेना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स इथाइलिन ग्लाइकॉल इज वन ऑफ द मोनोमरिक यूनिट? तो इथाइलिन ग्लाइकॉल जो रहता है बेटा, इथाइलिन ग्लाइकॉल, जो इथाइलिन ग्लाइकॉल मोनोमेरिक यूनिट की तरह काम करेगा, तो मेरे पास डेक्रोन मिलता है। तो डेक्रोन के लिए मेरे पास एक तो इथाइलिन ग्लाइकॉल रहता है और टेरिपेथिलिक एसिड। तो मेरे पास जो सबसे फर्स्ट वाला केस है वो मेरे को रिफ्लेक्ट कर रहा है कि ये डेक्रोन का यूनिट है। डेक्रोन में मेरे पास 2 यूनिट्स होते हैं। किस किस के यूनिट्स रहते हैं? एक तो इथाइलिन ग्लाइकॉल और दूसरा टेरिपेथिलिक एसिड, टेरिलाइन बोलते हैं, या डेक्रोन। डन। तो फर्स्ट वाला केस उसका हो गया, ये CH2 है, नॉर्मल पॉलीथीन की यूनिट हो गई। CH2 ये ब्यूटाडाइन और स्टेरीन की यूनिट हो गई है। और ये आपको दिख रहा होगा, ये PHBV हो गया, PHBV हो गया। ये बात क्लियर है कि नहीं? डन। इसमें हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक और हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक वाली चेनें जुड़ती हैं, तब मेरे को PHBV मिलता है। डन। तो मेरा पहला वाला केस हो गया इस केस में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर नीड्स एटलीस्ट 1 डाइईन मोनोमर फॉर देयर प्रिपरेशन? डाइईन मतलब बेटा 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होने चाहिए। डाइईन का मतलब होता है 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होने चाहिए। तो एक तो हमारे पास ब्यूना एस का रहता है, ब्यूना एस में ब्यूटाडाइन और स्टेराइन यूज कर रहे होते हैं। डन। तो तब मेरे पास ब्यूना एस मिल रहा होता है। डेक्रोन अभी हम पढ़ के आए, डेक्रोन में क्या यूज होता है? इथाइलिन ग्लाइकॉल और टेरिपेथिलिक एसिड, टेरिपेथिलिक एसिड। ये बात क्लियर है कि नहीं? डन। तो डेक्रोन में कोई डाइईन का केस नहीं बन रहा। नियोप्रीन, नियोप्रीन में क्लोरोप्रीन यूज होता है। क्लोरोप्रीन मतलब क्या रहता था? 2 क्लोरो 1,3 डाइईन का सिस्टम रहता था। तो सर यहाँ पे नियोप्रीन में भी तो यही है। और नोवेलेक फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड की जब रिएक्शन करवाते थे और साइड चेन लिंकिंग के कारण क्या क्रिएट होता था? नोवेलेक। तो वहाँ पे भी कोई डाइईन का सिस्टम बना नहीं है। तो यहाँ पे 2 आंसर रहेंगे। ब्यूना एस में हम क्या यूज करते हैं? ब्यूटा 1,3 डाइईन और स्टेराइन। नेक्स्ट वाला केस है नियोप्रीन, नियोप्रीन में क्लोरोप्रीन यूज करते हैं। क्लोरोप्रीन मतलब 2 क्लोरो 1,3 ब्यूटाडाइईन। डन बेटा। वो उसका मोनोमरिक यूनिट होता है। तो डाइईन का सिस्टम का ही केस रह जाता है। यहाँ पे आपने देखा होगा Cl निकला हुआ।
डन। नियोप्रीन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 2 केस रह जाएंगे, ए और सी। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन एक्ट एज डिसइंफेक्टेंट। तो हमें पता है ये डायरेक्ट सी बात है कि एक्वा सॉल्यूशन कंटेनिंग 1% ऑफ फिनॉल वो किसकी तरह काम करता है बेटा, डिसइंफेक्टेंट की तरह काम करता है। एक्वा सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.2 फिनॉल वो डिसइंफेक्टेंट की तरह काम नहीं करता। डन। तो यहाँ पे ये केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ डायरेक्ट सी बात है कि एक्वा सॉल्यूशन कंटेनिंग 1% फिनॉल एक्ट एज डिसइंफेक्टेंट। डन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट वैल्यू ऑफ पीके। हाईएस्ट वैल्यू ऑफ पीके का मतलब होता है लो वीकेस्ट एसिड, वीकेस्ट एसिड। तो अब वीकेस्ट एसिड पहचानना है तो सबके स्ट्रक्चर देख लो बेटा। मेटा नाइट्रोफिनॉल, मेटा नाइट्रोफिनॉल, फिनॉल ग्रुप है मतलब OH ग्रुप है, और मेटा पे नाइट्रो ग्रुप है। नाइट्रो ग्रुप मेटा पे रहता है, -I इफेक्ट दे रहा हूँ। -I वाले एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाया करते थे। पैरा नाइट्रोफिनॉल ये तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ाएगा, -M इफेक्ट देगा। फिनॉल ना बढ़ाने वाला ना घटाने वाला, स्टेबल। पैराक्रेसॉल, पैराक्रेसॉल मतलब बेंजीन OH फिनॉल के साथ CH3 जुड़ा है, तो बेटा CH3 +I इफेक्ट शो करता है। अब +I इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ कम करता है, जो इतना कमजोर एसिड उतना ज्यादा उसकी पीके वैल्यू। तो सबसे हाईएस्ट कौन हो जाएगा बेटा, सबसे हाईएस्ट पीके वैल्यू किसकी होगी, पैराक्रेसॉल की। वहीं पे अगर लोएस्ट पूछी रहती तो पैरानाइट्रोफिनॉल, क्योंकि ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। ये क्या है बेटा, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। ये बात क्लियर है। डन। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन। बाईमॉलिक्यूलर मतलब जहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं उनको हम क्या टर्म करते हैं बेटा, बाईमॉलिक्यूल। 1 और 3 4, यहाँ पे कितना है, यूनिमॉलिक्यूलर है, 2 और 1 3 मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सिर्फ बी वाला केस है बेटा जहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो दैट इज एग्जांपल ऑफ बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन। 49 कलर ऑफ द कोलॉइडल सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन। तो कोलॉइडल सॉल्यूशन का केस है साइज ऑफ पार्टिकल, बिल्कुल साइज ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ पार्टिकल पे भी डिपेंड करता है, एंड पोजीशन ऑफ द ऑब्जर्वर। हमने अभी देखा था जब भी मेरे को टिंडल इफेक्ट देखना होता है तो माइक्रोस्कोप पे 90 एंगल पे बीम पर देखना, हमारी आई साइड 90 एंगल पे होनी चाहिए पाथ ऑफ बीम पे। तो यानी वो तीनों पे डिपेंड कर रहा है, दैट इज A, B एंड C, डी ऑप्शन ऑल। डन। लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। विच कंपाउंड्स एक्वस सॉल्यूशन इज कलरलेस। तो डी ब्लॉक में आपको कलर्स, आयंस के मेटल्स के चार्ज के रिस्पेक्ट में उनके कलर्स दिए। तो कलर्स में जो कलरलेस होता है वो Zn+2 रहता है, Zn+2 कलरलेस शो कर रहा होता है। वहीं पे कॉपर जो रहता है बेटा वो ब्लू कलर का रहता है। मैग्नीज जो रहता है वो पिंक कलर शो कर रहा होता है, और जो निकल रहता है बेटा वो ग्रीन कलर शो कर रहा होता है। तो सर क्या वो हमें पता होना चाहिए, बिल्कुल पता होना चाहिए। जब दिया है तो पता होना ही होना चाहिए। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में नंबर क्यों जाने दे रहे हैं, जब मेरे पास वो टेबल है और हम खुद अपने पेपर सेट में डिस्कस कर रहे हैं तो बिल्कुल पता होना चाहिए। तो बेटा यहाँ पे हमारा ये पेपर सेट 5 डिस्कस हो गया। आई होप आप लोग अभी हाई टाइम एग्ज़ाम पे बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे हो, फॉलो अप ले रहे हैं हर सब्जेक्ट का, नॉट ओनली केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, सारी चीज़ों को इवनली पढ़ना है। ठीक है, जहाँ पे आप वीक पढ़ रहे हैं वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अभी के टाइम में अपना कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हाई रखिए। ठीक है, चीज़ों को करिए, रिपीटेडली अटेम्प्ट करिए, क्वेश्चन बन रहे हैं नहीं बन रहे फिर भी ट्राई करते रहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट पेपर में मिलते हैं, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। ऑल द बेस्ट बेटा।